Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi, hello everyone, my name is Eraz and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, जहां भी होगे सही सलामत होंगे और हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे हो और मुझे देख रहे हो और सुन भी रहे हो। टुडे द नेम ऑफ द टॉपिक इज, आज का जो टॉपिक है मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये बताया था कि भैया जो आपको जानना है कि किस जो आप इरिगेशन करोगे सॉइल में यानी कि क्रॉप्स के लिए वो किस चीज पर डिपेंड करता है, यानी कि हमें पानी कितना डालना है, इतना डालना है या फिर इतना डालना है, कितना पानी डालना चाहिए फील्ड में, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। वो क्या क्या है तो मैंने बताया था, सॉइल हो, नेचर ऑफ सॉइल हो गया, नेचर ऑफ क्रॉप्स भी हो जाएंगे और सीजन वगैरह भी हो जाएगा, है कि नहीं, कि भैया वो सॉइल कैसा है, क्रॉप्स कैसा है, और तो और वो डिपेंड करता है कि क्या सीजन है, कैसा मौसम चल रहा है। और आज के इस वीडियोस में और इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन करके। समझ गया ना? एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ डिटेल में। सो लेट अस टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन। आई एम सेइंग दैट about the nature of crops. If you want, you can write it. अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले इसे लिख भी सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जी कि देखिए कुछ कुछ क्रॉप्स जो होता है वो उससे सच में पानी की जरूरत पड़ती है, बट कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जो कम वाटर में भी अच्छे खासे से फसल उपज जाता है, अच्छा खासा फसल लहराया जा सकता है। समझ गया ना? तो मैं यहाँ पे आपको बताने का क्या प्रयास किया हूँ इसी नेचुरल क्लास में। मैंने लिखा है कि ईच क्रॉप्स नीड्स ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स ग्रोथ एंड रिपनिंग। समझ गए? देखो, सभी तरह के जितने भी तरह के आप क्रॉप्स लगे, ठीक है, उसको वाटर की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, है कि नहीं? वो भी ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप लगा रहे हो किसी भी क्रॉप को और उस समय पानी डाल दिया और फिर वो जीवन भर कभी पानी नहीं डालेगा और फिर भी वो हो जाएगा, ऐसे कभी होता है? ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, मेरे से ही पढ़ रहे हैं, अभी वीडियोस प्ले करके पढ़ रहे हो, लेक्चर को आप रिकॉर्डेड लेक्चर को मिल रहा है आपके पास, हाई क्वालिटी का नोट्स वगैरह हर एक चीज प्रोवाइड हो रहा है, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो क्या लगता है, एक बार इस लेक्चर को देख लिए और फिर इस ये क्लास 8 क्लास पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो फिर टीचर का इस्तेमाल किया है ना पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली यस, टीचर का सहायता लिए हो पढ़ने के लिए, तो क्या लगता है कि आगे का जो जिंदगी होगा वो बिना किसी गाइडेंस का, बिना कोई टीचर का, बिना किसी गुरु का या फिर बिना किसी सलाहकार का जिंदगी चल जाएगा? ऐसे होता है? ऐसा नहीं होता है। सलाह लेनी होती है, हमें बड़े का सलाह लेना होता है कि भैया तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मुझे नॉलेज दो। जैसे मैं खुद भी ले लिया करता हूँ, किसी का नहीं तो पेरेंट्स का ही ले लिया करो सलाह, क्या है कि नहीं, कि पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं आपको, उनकी क्या इच्छा है, तो इन सारी चीजों को भी ख्याल रखो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी तो वही चीज हो रहा है जी। जैसे कि यहाँ पे जो क्रॉप्स है भैया, उसको वाटर की आवश्यकता पड़ रहा है, बट कब कब पानी की आवश्यकता पड़ रहा है, हमें टीचर की आवश्यकता कब कब पड़ता है, जब जब हमें ऐसा लगता है कि ये समझ नहीं सकते हैं चाहे कुछ भी। उसी प्रकार से क्रॉप्स को भी चाहिए वाटर, कब? जब वो बिना पानी को फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए वाटर जरूरी है, तो हमें पानी देना पड़ेगा। तो हमें जानकारी रहनी चाहिए कि कब हमें पानी देना है और कब हमें पानी नहीं देना है, तभी तो अच्छा फसल हो पाएगा, है कि नहीं? अब डेली उसमें पानी ही डालोगे तो भी दिक्कत है कि नहीं? जैसे हम लोग भोजन करते हैं जी, तो क्या लगता है आपको कि हमेशा 24 घंटा 24x7 आवर्स जो है वो एवरी ऑन रहते हैं, खाना खाते रहते हैं? भैया बैल की तरह ऐसे नहीं करते हैं ना, जब जरूरत पड़ते है खाते हैं, फिर हम लोग रहने देते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी भैया पानी डालेंगे स्पेसिफिक, तो अलग अलग स्टेज है इसका, जिंदगी है, गाड़े हैं, बोए हैं, तब से लेकर के कटनी तक लगी जो कुछ स्टेजेस है, उसको स्टेप में टुकड़ों में बांट दिए और तब हम लोग पानी देंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को ख्याल रखिए। लिखा हूं कि सम क्रॉप्स नीड्स मोर वाटर वेयरएज, यहाँ पे होगा वेयरएज, यहाँ पे डब्ल्यू छूट गया, देख लीजिए, वेयरएज अदर्स रिक्वायर लेस वाटर। कुछ कुछ क्रॉप्स सच में होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पैडी क्रॉप्स हो गया, और कुछ ऐसे ही क्रॉप्स होते हैं जो कम वाटर से, जैसे कॉटन हो गया, व्हीट वगैरह सब हो गया। अब जैसे पैडी क्रॉप्स का अर्थ हुआ धान का खेती कर रहे हो, ठीक है,
तो मोरी उखाड़ा जाता है जी, वो मोरी एकदम पानी में ही रहता है। अब फिर से उस मोरी को उखाड़ते हैं और एक बंडल बनाते हैं, एक मुट्ठल बनाते हैं इस प्रकार से, और फिर जब उसको में से एक डंठल निकालते हैं, तो उस पहरोपा जिसे बोलते हैं गाँव देहात के भाषा में आसानी से उसे बोलते हो पहरोपा कर रहे हैं। अगर नहीं आपको पता, आपको पहली बार ये पहरोपा शब्द सुनाई दिया, तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, माँ से पूछो, फादर से पूछो, दादाजी से पूछो, ज़रूर वो बताने का प्रयास करेंगे। समझ गया ना? एनी हाउ, तो मैं आपसे सिखाना क्या चाहता हूँ? मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने क्रॉप्स रोपा है वो भी धान का, तो उसे क्या चाहिए? उसे ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में वाटर चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया हम तो उसको पानी में ही गाड़ देते हैं, वो भी स्टैंडिंग वाटर में ही गाड़ देते हैं। मतलब क्या हुआ स्टैंडिंग वाटर कहने का अर्थ ये हुआ डियर, कि पानी जो है वो भरपूर रहता है फील्ड में, और उसी क्षण और उसी समय हम लोग क्या करते हैं? उसको रोपते हैं। वाटर में एकदम पूरा पानी रहता है खेत में। भरघुट्टी तो कम से कम रहता ही है कि नहीं? तो समझा कैसे? देखा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स दे करके समझाने का प्रयास किया हूँ कि सच में कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता पड़ता है बट कम पड़ता है। समझ गया ना? तो और चलो जानते हैं कि कौन-कौन भैया। लिखा हूँ कि पैडी क्रॉप्स इज ट्रांसप्लांटेड इन इन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर कहने का अर्थ ये हुआ कि भैया खेतों में भरपूर पानी है, यानी कि भर-घुट्टी तो कम से कम होगा। ट्रांसप्लांटेड या फिर ट्रांसप्लांटिंग, मैंने बोला था कि सीडलिंग्स यानी कि नर्सिंग से लेकर के दूसरे खेत में लगाने का जो प्रक्रिया है, इसे हम लोग ट्रांसप्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग वाटर में पैडी क्रॉप्स को चाहिए, एंड रिक्वायर्स, और क्या चाहिए भाई? एंड रिक्वायर्स कंटीन्यूअस इरिगेशन, और उसको भैया लगातार उसको इरिगेशन करना पड़ेगा। किसको? तो पैडी क्रॉप्स को, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। इसको पानी चाहिए पैडी क्रॉप्स को, ठीक है। लेकिन वेयरएज आई मीन टू से दैट कि जहां तक की बात करें अदर क्रॉप्स को, जैसे में व्हीट हो गया यानी कि गेहूं हो गया, ग्राम हो गया यानी कि चना हो गया, कॉटन हो गया, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे, तो डू नॉट नीड सो मच वाटर। तो इसको पैडी की तरह उतना पानी नहीं चाहिए, यानी कि कम पानी में भी अच्छा खासा उबज सकता है। समझ गया ना? लेकिन आप हमसे ऐसा नहीं पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसका शर्त ही है, उसको ऐसा माहौल मिलेगा तो ही वो क्या होगा? ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा। जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो, चाहे बेड पे बैठ के देख रहे हो मुझे, क्यों? क्योंकि आपको एक सही एनवायरनमेंट मिल रहा है ना, है कि नहीं? आप बेंच पे बैठे हो, बेंच के नीचे आग लगा दें तो फिर बैठ के देखेगा जी? नहीं देखेगा। रूम में बैठे, रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री कर लें तो बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो समझा कैसे? तो इसको भी चाहिए वाटर, क्यों? क्योंकि भी इसका ऐसे ही लक्षण है, ये इसी माहौल में होता है, इसी माहौल में ये क्रॉप्स जो है वो बड़े होते हैं। समझ गए ना? आई होप कि आपने समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट बता रहा हूँ जी कि फॉर सेरिल क्रॉप्स, भैया सेरिल क्रॉप्स के लिए, सेरिल क्रॉप्स क्या हुआ? जैसे में अनाज वगैरह हुआ, जैसे गेहूं एक अनाज है, इरिगेशन इज नीडेड एट ओनली 3 स्टेज। जितने भी तरह का सेरिल क्रॉप्स है, गेहूं हो गया, और शायद ये मेज भी हो जाएंगे, सेरिल क्रॉप्स में आ जाएगा, और मकई वगैरह ये सब, और क्या हो जाएंगे? ये हाँ पैडी, धान भी हो जाएंगे, सेरिल क्रॉप्स में ये सब आता है। तो सेरिल क्रॉप्स को बेसिकली 3 स्टेजेस, यानी कि 3 बार या फिर 3 टाइम्स पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ये इस टाइम में पानी देना ही होगा। एक प्रकार से कहिए तो भैया आप खेती करना सीख रहे हो कि खेती किया कैसे जाता है। समझ गया ना? ये वाला देखे तो और कहीं है क्या? उधर उधर कहीं होगा। एनी हाउ, ठीक है, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि क्या क्या है वो। तो बिफोर प्लॉगिंग, भैया खेत जोतने से पहले तो कोई कोई भी क्रॉप कीजिए, उसको तो पानी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बताया था कि क्रॉप्स जो है वो लूज हो जाएगा, यानी कि आसानी से जोत सकते हैं उस क्रॉप को। समझा कीजिए। दूसरा बता रहा हूँ जी कि एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, यानी कि भैया जब उस क्रॉप को आपने बोया है तो उसमें थोड़ा थोड़ा फूल लगना शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा नया नया अभी कली आ रहा है, तो उस समय भी आप क्या कीजिए? इरिगेशन कीजिए। समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड बता रहा हूँ जी कि एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन, कि भैया जब उसको में अनाज हो गया, ऐसा लगता है कि उसको में अनाज हो चुका है, थोड़ा बड़ा बड़ा, उस समय भी उसको पानी दीजिए। क्यों? क्योंकि आसानी इसलिए ताकि उसका लोड जो है वो अब बढ़ गया ना, अब उसको और न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि और फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि और वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ डियर, तो पता है ना क्या होगा? वो न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त करेगा प्लांट्स, और न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त करेगा तो वो ग्रो कैसे करेगा जी? ग्रोथ नहीं होगा उसको ओवरऑल, यानी कि क्रॉप खराब ही हो जाएगा। तो समझा कीजिए। आई होप कि आप समझते होंगे चीजें को। तो मुस्कुराते हुए और भी बहुत सारे चीजों के बारे में, तो ये टॉपिक जो है वो वो क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ क्रॉप्स के बारे में हमने हमने लगभग जो है वो जितने सारी चीजों के बारे में जानकारी देना था, मैंने आपको जानकारी दिया। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने आपको इसे छोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है ना? जाने दीजिए, नहीं मिलता है तो।
तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ये कंप्लीट होता है, ठीक है? चलिए, नोट्स लिख रहे हो ना? आप चाहें तो फिर से इसे लिख सकते हो, ठीक है? मैं या तो आप पहले भी लिख सकते हो और नहीं तो आप समझने के बाद लिखो। अगर समझने के बाद लिखिएगा तो आप बोर नहीं होइएगा, लेकिन अगर पहले लिखोगे तो शायद गुस्सा जैसा हो सकता है, इसीलिए समझने के बाद ही लिखा करो, ठीक है? तो नेचर ऑफ सॉइल कि भैया आपने देखा पहला से कि किस प्रकार से क्रॉप्स जो है वो कौन से क्रॉप्स को ज्यादा पानी चाहिए और कौन से क्रॉप्स को कम पानी चाहिए, यानी कि आपने सीखा है डियर कि कुछ कुछ क्रॉप्स सच में होते हैं जिससे हमें क्या करना होता है, जिससे हमें ज्यादा मात्रा में वाटर वाटर वगैरह ये सब देना होता है, ठीक है ना? और कुछ कुछ क्रॉप्स होते हैं जिससे कम पानी में भी काम चल जाएगा, समझ गए? नेक्स्ट बता रहा हूँ कि भैया सॉइल के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, यानी कि जैसा मिट्टी रहेगा वैसा अमाउंट में आपको पानी देना पड़ेगा, ठीक है? तो सॉइल पे भी ये डिपेंड करता है। तो कोई लड़का सोच रहा है कि कैसे आप बोल रहे हैं कि सॉइल पर डिपेंड कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसे सिखाता हूँ। जैसे लिखा हूँ कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। देखिए बेसिकली जो क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, ठीक है, हमारे इसी पटना की बातें करूं, चाहे दिल्ली के, चाहे यूपी के, चाहे और भी अदर स्टेट्स का, चाहे और भी अदर सिटीज का मैं बातें करूं, तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जो क्रॉप्स लगाया जाता है, चाहे गेहूं हो, चाहे राइस हो, चाहे सरसों हो, दैट इज द मस्टर्ड ऑयल का सीड्स वगैरह ये सब, चाहे चना ही क्यों ना हो, चाहे दाल ही क्यों ना हो, वो बेसिकली दो तरह के सॉइल में लगाया जाता है। पहला का नाम है सैंडी सॉइल, दूसरा का नाम है क्ले सॉइल। अरे ये नाम है जी, मिट्टी के प्रकार है, नाम है भैया सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल, ठीक है? अच्छी बात है। सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल क्या होता है इसके बारे में जानना होगा विशेष ज्योग्राफी में आपको, ठीक है? इसीलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं कवर कर रहा हूँ कि होता क्या, ठीक है ना? सीधे सीधे काम की बातें करते हुए मैं लिख रखा हूँ यहाँ पे कि द क्रॉप्स ग्रोन इन सैंडी सॉइल नीड्स मोर इरिगेशन, कि भैया जो सैंडी सॉइल में वैसा कोई क्रॉप्स है जो सैंडी सॉइल में लगाइएगा तो उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि उसको बार बार इरिगेशन, बार बार खेत को पटाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन फिर है जहां तक की बात करें द क्रॉप्स, यानी कि वैसा कोई क्रॉप्स विच इज ग्रोन इन ए क्ले सॉइल नीड्स लेस इरिगेशन, लेकिन अगर आप क्ले सॉइल में लगाते हो उसी क्रॉप्स को, या फिर जो क्रॉप्स है जो क्ले सॉइल में लगाया जा सकता है, तो उस सॉइल को क्या होगा भैया, तो कम तो कम पानी में भी काम चल जाएगी, ठीक है ना? यही सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, ठीक है? वो मुझे पता है कि आप बोलने का प्रयास कर रहे हो, बट डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन आप चैट सेक्शन ओपन किया हो ना तो वहां तो बोल ही सकते हो, ठीक है? तो बहुत सारी बातें मैं करते रहता हूँ। बट यहाँ पे कोई प्रश्न आता है, कोई लड़का सोच सकता है कि सर आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों जी, है कि नहीं? ये क्वेश्चन आपका ये है कि सैंडी सॉइल में जो है वो इरिगेशन हमें क्यों ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है जी? तो जानेंगे, बता रहा हूं मैं आपसे। नाम ही है सैंडी, सैंडी सॉइल। कैसा सॉइल है जी? सैंडी सॉइल, यानी कि बालू जैसा कुछ है, रेतीला टाइप का कुछ महसूस होता है, सैंड बोलता हूं, सैंड मिट्टी, सैंड बोलता हूं, तो ठीक है। तो एक बात बताओ जी, ये जो सॉइल होता है वो ज्यादा पोरस होता है, ठीक है? अब ये पोरस है भैया, तो आप इसमें जैसे कि बालू टाइप का तो नहीं है, बालू ही तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सैंडी को मैं एक बालू, बलुआही मिट्टी, हाँ वेरी गुड, गाँव देहात में समझ जाओगे, तो बलुआही मिट्टी से कंपेरिजन करके मैं सिखा रहा हूँ आपको कि क्यों इसको पानी की जरूरत पड़ता है, ठीक है? तो देखिए अगर बालू में आप पानी डालेगा तो क्या होगा कि सारा पानी जो है वो पिस जाएगा, पैस जाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा, और वो अंदर चला जाएगा, है कि नहीं डियर? और जब वो वाटर जो है वो अंदर चला जाएगा जी, तो फिर वो कैसे, मतलब कि कैसे वो प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करेगा, क्यों? क्योंकि प्लांट्स तो ऑब्जर्व पानी तब करेगा ना मिट्टी से, जब जब उसके रूट्स तक तर होएंगे, लेकिन सारा पानी जो है भैया वो नीचे चला गया, नीचे पैस गया, तो कैसे वो रूट्स कैसे उस पानी को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, यानी कि आपको फिर से पटाना पड़ेगा, तभी तो उसको जड़ के पास पानी रहेंगे। तब वो क्या होता है, तब वो प्लांट्स जो है वो आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा पानी को और ग्रोथ करेगा, हेल्दी तरीके से क्रॉप्स होंगे, है कि नहीं? तो सैंडी सॉइल जो है वो पोरस है, वो पानी जो है वो पैस जाता है और पानी का ऑब्जर्व कर लेता है, कौन? सैंडी सॉइल। ये इसकी खासियत है, इसीलिए इसको बार बार पटाना पड़ता है हमें खेत को, इस क्रॉप्स को जो सैंडी सॉइल में लगता है। लेकिन हमारा ये क्ले सॉइल के नाम ही है इसका क्ले, यानी कि क्ले सुनते हैं तो कुछ गीला गीला महसूस होता है, क्ले सॉइल, क्ले सॉइल। तो पहले से ही गीला है तो क्या ही कहना है इसको, है कि नहीं? तो कम पानी देंगे तो काम चल जाए। समझाने के लिए जस्ट लाइक ए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो क्ले सॉइल जो है वो उतना ज्यादा ये नहीं है कि आप पानी दीजिएगा इसमें पैस जाएगा अंदर चला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऊपर ही रहता है,
पानी जो है वो पानी को होल्ड किए हुए रहता है, ठीक है जी। पानी रहेगा इस ऊपर सतह पर भी, पूरा का पूरा ऑब्जर्व नहीं कर लेगा, लेकिन ये क्या है भैया, तो पूरा का पूरा पानी कहीं ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्ले सॉइल में कम भी वाटर देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है जी। आई होप कि आपने समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़े जाना, बोलिए हाँ। से यस टीचर, ओके, गुड वर्क। आगे का टॉपिक है, ठीक है, तीसरा है कि भैया सीजन के बारे में बातें करूं कि किस प्रकार से जो सीजन है, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। आप चाहें तो सबसे पहले इसे लिख सकते हो, बट आप चाहें तो समझने के बाद भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ इसी सीजन के बारे में कि भैया सीजन जो है वो किस प्रकार से इफेक्ट करे। जैसे कि गर्मी का नाम सुने हो, जाड़ा का नाम सुने हो, ठंडी के दिनों दिन देखे हो, गर्मी के दिन देखे हो, हाँ, तो क्यों आप बार बार ऐसा रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जी कि गर्मी के दिन में क्या होता है कि हमारे बॉडी से पसीना बार बार निकलता है, हमें को बार बार जाकर के पानी पीना पड़ता है कि नहीं। लेकिन ठंडी के दिनों में एक बीने पानी पिए तो पता नहीं कब पानी पिएंगे, शाम दोपहर तक हो गया, शाम हो गया, पता नहीं कब पिएंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से चीजें होती रहती है छोटे बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे बातें। खैर मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि गर्मी के दिनों में ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ता है, किसको, क्रॉप्स को, ठीक है। और ठंडे के दिनों में कम पानी की आवश्यकता पड़ता है, किसको, तो उसी क्रॉप्स को, प्लांट्स को। क्यों भैया ऐसा, इसलिए क्योंकि गर्मी का दिन है तो पानी हमारे बॉडी से थोड़ी चल जाएगा, प्लांट्स के बॉडी से भी पानी चल जाता है, उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जस्ट लाइक ए ट्रांसपीरेशन जिसको बोलते हैं, वो चला जाता है। तो पानी उड़ गया तो वाटर की कमी हो जाएगी ना प्लांट्स में। तो भैया उसको पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पानी देना पड़ेगा ना डियर। किसको पानी देना पड़ेगा, क्रॉप्स को, यानी कि इरिगेशन करना पड़ेगा। अब देखिए जो मैंने आपको से समझाया वही चीजें तो यहाँ भी लिखा हूँ कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स आल्सो वेरी सीजन टू सीजन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कहने का अर्थ ये हुआ कि भैया आप कितना बार खेत को पटाइएगा, कितना बार सिंचाई कीजिएगा, कितना बार पानी डालिएगा क्रॉप्स के लिए खेत में, वो डिपेंड करता है मौसम पर कि मौसम कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर बरसात का मौसम रहा तो भैया मोटर चालू करके धान से कर दोगे, खेत पटा दोगे, ऐसे बेवकूफ नहीं करोगे जी, बुड़बक हो क्या, नहीं ना। यू आर ब्रेव बॉय, यू आर इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल लिया हूँ जी, जैसे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन और वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स इज हायर इन समर सीजन। समर सीजन में ज्यादा रहेगा लेकिन विंटर सीजन में कम रहेगा, लोअर इन विंटर सीजन। तो इस चीज को गौर कीजिए, और यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत आसान लग रहा है लेकिन अक्सर आसान क्वेश्चन नहीं एग्जामिनेशन में पूछता है। पूछेगा कि इरिगेशन, इसको जरा सा शांत कीजिए, ठीक है ना। तो जो इरिगेशन होगा भैया वो ज्यादा होगा कौन सा मौसम में, तो समर सीजन में। कम होगा किसमें, तो विंटर विंटर सीजन में, ठीक है जी। तो आई होप कि आपने सीखने का प्रयास किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, ये न्यू टॉपिक आपका, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। कि भैया इरिगेशन का क्या स्रोत है हमारे पास, क्या साधन है इरिगेशन का। इरिगेशन करेंगे तो पानी कहाँ से प्राप्त होगा, समझ गए। तो यहाँ पे लिख रखा है कि कोई दिक्कत नहीं है, रिवर का इस्तेमाल कर लीजिए कि नहीं, कैनाल का इस्तेमाल कर ले। छोटे छोटे देखते हो नहर टाइप का रहता है कैनाल। कैनाल पहले रहता था ट्रेडिशनल जमाने में भैया, अब तो मॉडर्नाइज हो गया है कि नहीं, अब तो पाइपलाइन आ गया। वेल्स, कुआं, ट्यूबवेल्स वही हैंडपंप की तरह, डैम वगैरह, रिजर्वायर वगैरह सब हो गया जिसमें पानी जो है वो कलेक्ट करके रहता है, बड़े बड़े, है कि नहीं। पॉन्ड्स, तालाब, लेक, झील, रेन, रेन भी हो जाएगा क्योंकि बारिश से भी तो इरिगेशन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने रेन को यहाँ पे खास करके लिख दिया अलग से एक पॉइंट बना करके, ताकि किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या रेन एक साधन है इरिगेशन करने के लिए, भैया साधन नहीं बल्कि बहुत बड़ा साधन है। रेन हुआ तो वाह वाह, नहीं हुआ तो क्या ही करना। तो समझा कि जी, आई होप कि आपने ये समझने का प्रयास किया होगा जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ चीजें। तो कंफ्यूजन है नहीं ना। आई डोंट थिंक कि आपको कंफ्यूजन होगा अगर आप अच्छे से मेरी बातों को समझ रहे हो, सुन रहे हो तो। ठीक है डियर, आगे बढ़ सकता हूँ ना। आर यू श्योर, कितने परसेंट श्योर हो। वेरी गुड, अभी सही बोला 1,00,000%। ओके 3, 2, 1 गो। चलिए न्यू टॉपिक, क्या होगा, नहीं हट जाए, नहीं लिखा था, बोलना चाहिए ना। ठीक है लो, फिर से हट रहा हूं मैं, अब चाहे तो लो लिख लो इसे, है कि नहीं। लिखने में क्या कमी महसूस करना है, मैं इतना मेहनत करके आपके लिए टाइपिंग किया हूं और तुम अति कर रहे हो।
इसीलिए ख्याल क्या किया करो, मतलब कि आपको भी लिखना चाहिए, समझ गया ना? तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 3 2 1 गो। चलिए आगे है जी कि न्यू टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इफ यू वांट यू कैन राइट इट, आप चाहें तो सबसे पहले इसे लिख सकते हो, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी लिख सकते हो। बोल रहा हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, भैया अब हम लोग मॉडर्नलाइज हो गए, क्यों? क्योंकि डिजिटल इंडिया हो गया, हर एक चीज डिजिटल, बैठे बैठे काम करो, है कि नहीं? बट जैसे जैसे हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, शोषण बढ़ता जा रहा है हमारे समाज में, तो आध्यात्मिक ज्ञान एकदम से चला ही गया, मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है, मतलब लोग जो है वो इतना ज्यादा किसी के ऊपर जुर्म कर रहा है, कह नहीं सकता, आई कांट एक्सप्रेस। खैर, आप जैसे ही विद्यार्थी जो हैं वो ये सारा कुछ रोक पाओगे, समझ गया ना? तो जो कुछ भी है मैं अपने विद्यार्थी को समझाते रहता हूँ कि भैया ये सही है, ऐसे सही है, वो उचित होता है, तो वो समझा कीजिए, ठीक है? और बाकी आपको क्या ही कहना है, नॉलेज रहेगा तो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है? तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि पहले के जमाने में हम लोग, हमारे पास ये मोटर नहीं था, टंकी नहीं था, तो हम लोग इरिगेशन कैसे करते थे, है कि नहीं? नहीं था तो क्या खेती नहीं होता था? खेती होता था, लेकिन कैसे इरिगेशन करते थे? खेत को पटाना भी तो पड़ता था। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपसे जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है जी? तो बता रहा हूँ मैं कि देयर आर द वेरियस डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर गिवन एज फॉलोज। इरिगेशन आर एज फॉलोज, यानी कि कुछ निम्नलिखित तरीका है जिसका इस्तेमाल करते थे हमारे पुराने जमाने के लोग, है कि नहीं? पूर्वज। इसलिए तो खेत को पटाने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, यानी कि सिंचाई करने के लिए, समझ गया ना? तो पहला का नाम है मोट। मोट क्या है भैया? तो पुली सिस्टम है। दूसरा का नाम है चेन पंप। तीसरा का नाम है ढेकली। चौथा का नाम है राह, यानी कि लीवर सिस्टम। कभी कभी नाम आप सुने होंगे, इन सारी चीजों का नाम आप सुने हैं? ये सारा कुछ है। तो क्या होता है कि अपने फादर वगैरह से पूछने का प्रयास किया हुआ कि फादर क्या आप ऐसे देखे थे कि आप ये नाम सुने हो, मोट से क्या होता था, खेतों को पटाया जाता था, इरिगेशन होता था, चेन सिस्टम होता था, ढेकली होता था, राहत होता था। ये सारा का सारा नाम है अलग अलग, जिससे हम लोग इरिगेशन करते थे अपने खेतों के लिए, ठीक है? पूछिएगा जरूर, ठीक है? और मैं आपसे बता रहा हूँ, बट आपके फादर हो सकता है मना कर दे कि ये सब हम नहीं जानते, नाम भी नहीं सुने हैं। तो मैं फिगर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा मोट क्या हुआ भैया, मोट से कैसे कैसे इस सिस्टम में हम लोग खेतों को पटाते थे, तो फिगर से वो पकड़ सकते हैं। तो फिगर को जरूर दिखाना, ठीक है? अभी आगे आगे आने वाला फिगर। तो जानते हैं मोट के बारे में कि मोट में कैसा सिस्टम था, क्या तरीका था, और किस प्रकार से जो है वो इरिगेशन ऑफ वाटर, यानी कि खेतों को पटाया जाता था, क्रॉप्स को पटाया जाता था। समझ गए? ठीक है? तो मैं आपसे बता रहा हूँ, लिखा हूँ यहाँ पे जी कि इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, कि भैया ये है एक पुराना जमाने में पुराना तरीका है खेतों को पटाने के लिए, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि इन दिस सिस्टम वाटर इज ड्रॉन आउट बाय यूजिंग ए बिग कंटेनर, एक बड़े से कंटेनर का इस्तेमाल करके वाटर को निकाला जाता है, टाइड टू ए लॉन्ग रोप, जो कि जो कंटेनर है वो एक लंबा रस्सी से बंधा हुआ रहता है, बीच मूव्स ओवर ए पुली, और वो एक पुली के ऊपर रहता है, वो लंबा सा पुली, जैसे इधर हो गया बड़ा सा कंटेनर निकालने के लिए, और ये जो है वो लंबा सा पुली के ऊपर रस्सी रहता था, जो कि फिक्स्ड एट वन एज ऑफ द वेल, जो कि एक कुआं के किनारे से वो फिक्स रहता था। समझ गया ना? इट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। निम्नलिखित कुछ फिगर दिया हुआ जिसमें ये दिखाया गया है मोड सिस्टम, ठीक है? कोई लड़का सोच रहा है फिगर है या नहीं, कौन सी दिखा रहे हैं? अरे नो प्रॉब्लम, ट्रस्ट है ना मुझे, तो ट्रस्ट करके रखो, कभी कभी तोड़ियो मत, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग जब विश्वास भरोसा बहुत किए, बट कुछ ने तोड़ ही दिया, बट कुछ लोग साथ में हैं, तो जरूर साथ साथ जरूर चलना, ठीक है ना? तो देख सकते हो ये फिगर में, देखिए मैं साइड हट जाता हूँ पूरे कंप्लीट तरीके से, ताकि आप फिगर को पूरा आनंद उठा सको, ठीक है? तो ये फिगर था, जितना चाहो मुफ्त इसका आनंद उठा सकते हो, ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या है, ये जो है वो एक किसान भाई लोग है, ठीक है? ये किसान भाई है, ठीक है? ठीक है जी। तो किसान क्या कर रहा है, यह एक बड़े से कंटेनर लिए हुए है, इस प्रकार से बड़े से कंटेनर लिए हुए है,
अपने हाथ में, ठीक है जी। और यहाँ से जो है वो पानी इस प्रकार से गिर रहा है, और ये जो है वो सब का सब इधर फील्ड है। क्या है भैया? तो फील्ड है, यानी कि खेत है, ठीक है जी। और ये जो देख रहे हो वो ये कुआं का मुरारा है, और ये जो है वो एक बड़ा सा डंटल है, और ये जो देख रहे हो एक पुली है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो एक रस्सी है, और इधर भी एक रस्सी है, समझ गए। और एक किनारा जो है वो कुआं पर फिक्स्ड है, देख सकते हो। दूसरा जो है वो इस बैल के गर्दन में लगाए हुए है। यह एक बैल है, देख सकते हो, ठीक है जी। एक बैल है ये, ठीक है जी। तो ये बैल जो है वो आप देख सकते हो, और ये जो है वो क्या होता है, ये बैल जैसे ही कुआं के करीब आएगा, जो ये कंटेनर है इस किसान भाई के हाथ में, ये कंटेनर कुआं में अंदर चला जाएगा, ठीक है। अंदर चला जाएगा, ये कंटेनर पानी से भर जाएगा। फिर क्या होगा कि ये बैल जो है वो बैल धीरे 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 आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो ये जो कंटेनर है वो कुआं में से ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा तो भरा हुआ कंटेनर किसान जो है वो क्या करेगा, खेतों में उछल देगा। तो इस प्रकार से ये जो है वो खेतों को क्या कर रहा है, इरिगेशन कर रहा है। ये सारे के सारे फील्ड है, और इसे इरिगेशन कर रहा है। जो ये क्या फिगर है, फिगर जो दिखाने का प्रयास किया वो है मोड सिस्टम, ठीक है। अगर आप चाहें डियर तो इस फिगर को बना सकते हो, ठीक है ना। इस फिगर को बनाना जरूर, ठीक है। नहीं दिख रहा है, इसे क्लीन कर दें फिगर को। चलो, ये तो पूरा ही क्लीन हो गया। खैर कोई बात नहीं, आपने तो देखा ना, बस इतना ही काफी है। फिगर देख लिए, समझ भी लिए होगे, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट क्लास में, कुछ नए अंदाज में, समझ गया ना। इतनी सारी चीजों को डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो जो कुछ भी बताता हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज होकर के करना है, घूमा भी कीजिए। ये दुनिया है, आप लोगों के बीच में जाया करो, भीड़ में चला करो, अकेले कभी जाने का प्रयास करो, ताकि आप में हिम्मत आए, कॉन्फिडेंस जगे, और बहुत कुछ आप सीखने का भी मौका आपको मिल जाए। समझ गए ना? इस संसार से सीखिएगा आप बहुत कुछ, कि लोग जो है वो किस प्रकार से कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। बहुत सारी चीज आप सीख सकते हो अगर चलोगे तो। लेकिन घर पे ही रहोगे, स्कूल जाओगे, स्कूल से घर आओगे, फिर स्कूल, फिर घर, फिर ट्यूशन, फिर घर, तो कहाँ सीखने का मौका मिलेगा? क्योंकि जाया करो, समझ गया ना। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। फॉर दैट मोमेंट आपको वेट करना पड़ेगा, समझ गए। तो बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट क्लास में, वो भी कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। सो love you all, see you soon, and goodbye, goodbye, and take care.